नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हालात चिंताजनक है। प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। ठोस उपाय के लिए केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी दी थी। दिल्ली और एनसीआर के राज्य अपना अपना हलफनामा पेश करेंगे। दिल्ली एनसीआर की हवा आज भी बेहद खराब है। दिल्ली में AQI लेवल 379 दर्ज किया गया है। एनसीआर में 21 नवंबर तक कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद हैं। दफ्तरों और कंस्ट्रक्शन पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। तो आपको बता दें, दिल्ली में AQI लेवल 379 दर्ज किया गया है और आज एक योजना के साथ यहां पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। और पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पीयूष, AQI लेवल लगातार खराब चल रहा है, लोगों को परेशानी भी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, नाराज है। आज जब सुनवाई होगी तो सरकार की तरफ से, तमाम सरकारों की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा? क्या सॉल्यूशन के साथ जा पाएंगे? कल शाम को कोई सॉल्यूशन निकाल पाई थी सरकार? जी बिल्कुल अमृता, देखिए लगातार दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो या जो पड़ोसी राज्य हैं जिन पे आरोप लग रहे हैं पराली जलाने के, वो लगातार एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि प्रदूषण के जो मामले हैं वो AQI लेवल है वो नहीं घट रहा है। आज की अगर हम बात करें तो 380 के आसपास AQI लेवल है और आज भी दिल्ली की हवाओं में जो जहरीलापन है वो मौजूद है। और कहीं ना कहीं दिल्ली में जो ट्रैफिक है वो भी आज कम नजर आ रहा था, क्योंकि लोग डर रहे हैं पोल्यूशन की वजह से। और सरकारें चाहे जो विभाग हैं, मौसम विभाग चाहे तमाम जो लोग हैं, वो उनका कहना है कि अगर जरूरी है तभी घरों से बाहर निकले। देखिए अगर कोर्ट की हम बात करें तो आज भी अहम सुनवाई होने वाली है, क्योंकि लगातार जो सरकारों को जो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि आप लोग क्या कुछ कदम उठा रहे हैं, आप लोग लगातार एक दूसरे पर टिप्पणियां कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए दिल्ली सरकार ने लगातार कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेजों को अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन वर्क, चाहे वो डिफेंस को छोड़कर, मेट्रो को छोड़कर या कुछ जगहों को छोड़कर, कंस्ट्रक्शन वर्क पर भी रोक लगा दी गई है अगले आदेश तक। और जो रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ की जो प्रक्रिया चल रही थी दिल्ली सरकार की ओर से, उसको 3 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में तमाम जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, लेकिन प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्यों पे ये आरोप लगा रही है कि पराली जलाने को लेकर, पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सिर्फ किसानों की वजह से ही पोल्यूशन नहीं बढ़ा है, आपने और क्षेत्रों में क्या कुछ काम किए हैं, गाड़ियों पर कितनी पाबंदी लगाई है। हालांकि अगर हम बात करें तो 90 से ज्यादा, 2-3 दिनों के अंदर 90 से ज्यादा जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको एक तरीके से सीज किया जा चुका है। और तमाम जो प्रशासन है वो भी इसमें जुटा हुआ है कि किस प्रकार से दिल्ली की हवाओं से जहर कम किया जा सके और आम जनजीवन सुचारू रूप से चल सके। अलग अलग जगहों पे तमाम तरीके की जो मशीनें हैं वो एयर प्योरीफायर जो है वो लगाने का प्रयास सरकारों की ओर से किया जा रहा है। अगर इसके साथ ही अगर बात करें, देखिए 400 जो होता है AQI लेवल के ऊपर, अगर AQI लेवल चला जाता है 400 के पार तो करीब 20 से 30 सिगरेट पीने इतना नुकसान होता है। अगर वो व्यक्ति सिगरेट नहीं भी पीता है तो उतना उसको नुकसान होता है। ऐसे में ये समस्या गंभीर है और ये समस्या आज की नहीं है, वर्षों से चली आ रही है। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार कैसे इन समस्याओं से निजात पाई जा सके। कल ही पर्यावरण मंत्री जो है विदेश दौरे से लौटे थे और तमाम अधिकारियों, जो पड़ोसी राज्य हैं दिल्ली के आसपास सटे हुए, उनसे, उनके अधिकारियों से बातचीत की। पर्यावरण मंत्री जो हैं उन लोगों से बातचीत की और उन्होंने जाना कि किस प्रकार से इस पर रोक लगाई जा सके, प्रदूषण पे रोक लगाई जा सके, किस प्रकार से इसको रोका जा सके, कम किया जा सके। ऐसे में तमाम जो राज्य हैं उन लोगों ने भी अपने प्रेजेंटेशन दिए कि किस प्रकार से हम लोग इस कदम में आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी तमाम जो एहतियात है वो बरतने की कोशिश की जा रही है और बरती भी जा रही है, लेकिन जो पोल्यूशन का मामला है वो घटने का नाम नहीं ले रहा है।
आज देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ होता है जब सुनवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, 2 दिवसीय यूपी दौरे पर जाएंगे सीएम धामी। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। परिसंपत्तियों के बंटवारे पर दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच चर्चा होगी। खास बात यह है कि जब दोनों मुख्यमंत्री बैठेंगे तो जाहिर तौर पर एक ही पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री हैं और जो लंबे समय से जो बंटवारे जो लंबित हैं, जमीन और नहर को लेकर जो परिसंपत्ति उनका बंटवारा नहीं हो पाया है, वो उम्मीद की जा रही है कि जब एक ही पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री बैठेंगे तो इन समस्याओं को सुलझा लिया जाएगा। तो 2 दिवसीय यूपी दौरे पर जाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और 2 दिनों का उनका दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से लाइव जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। अश्विनी, एक ही पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री आज जब 2 दिनों के दौरे पर आएंगे पुष्कर सिंह धामी, तो क्या ये उम्मीद की जानी चाहिए कि एक ही पार्टी के हैं और दोनों मुख्यमंत्री जब साथ बैठेंगे तो लंबे समय से जो समस्या चली आ रही है उसका निस्तारण हो जाएगा, समस्या का हल निकल जाएगा? बिल्कुल, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। 2 दिवसीय का दौरा है। इस दौरान वो लखनऊ पहुंचेंगे। यहाँ पर जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनसे मुलाकात करेंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ जो उत्तराखंड महोत्सव चल रहा है यहाँ पर, वहाँ उसमें शिरकत करेंगे। हनुमान सेतु जो मंदिर है वहाँ दर्शन करेंगे निश्चित तौर पर। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है, जो जरूरी बेहद गंभीर मुद्दा है, वो ये है कि तमाम ऐसी संपत्तियाँ, ऐसे बॉर्डर पर ऐसी चीज़ें हैं जिनका बंटवारा जब दोनों प्रदेशों, जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उसके बाद से आज तक नहीं हुआ। हालांकि सरकारों ने कई बार प्रयास किया, लेकिन जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में बराबर एक सरकार न होने की वजह से कहीं ना कहीं उन चीज़ों का निस्तारण नहीं हो पाया। तमाम नदियां, नहरें हैं जो दोनों परिक्षेत्र में भी रहती हैं, अभी तक उन पर अधिकार किसका है ये अभी तक नहीं पता चल पाया। निश्चित तौर पर हालांकि जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तो उत्तर प्रदेश ही अभी उनका आधिकारिक तौर पर संरक्षक है। लेकिन अभी अब तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के मुख्यमंत्री से चर्चा होगी और संभवतः उस पर बात भी बन सकती है। जैसे शारदा नहर है, शारदा नहर का भी चीजें हैं जो अभी बंटवारा नहीं हो पाया कि उत्तर प्रदेश में कहाँ तक रहेगी, उत्तराखंड में कहाँ तक रहेगी। तमाम जो खनिज पदार्थ होते हैं बॉर्डर पर वो किस तरह से बंटवारा होगा, इन चीजों को लेकर के आज चर्चा होगी और उनका निस्तारण हो सकता है। इससे पहले भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ उत्तर प्रदेश आ चुके हैं। जब वो अयोध्या गए थे, वहां पर रामलला के दर्शन किए थे, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए थे और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में वो आएंगे। जी, जाहिर तौर पर एक ही पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री हैं और जब पुष्कर सिंह धामी यहां आ रहे हैं तो उनकी मेहमान नवाजी की भी तैयारियां हो रही होंगी। बिल्कुल, एक प्रोटोकॉल होता है। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर जाता है, वो सेम सरकार है तो निश्चित तौर पर तमाम उसके फायदे भी होते हैं। तमाम जब उत्तर प्रदेश आएंगे, तमाम जो बड़े नेता हैं दिग्गज, वो उनसे मुलाकात करेंगे। तमाम नेताओं से वो मुलाकात करेंगे, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो पार्टी के संगठन के पदाधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। निश्चित तौर पर संभवतः वो सुनील बंसल से मुलाकात कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं। इसके अलावा तमाम जो 2022 का विधानसभा चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का एक ही साथ होना है, उस पर भी चर्चा होगी कि किस तरह से दोनों प्रदेश में चुनाव लड़े जाएं, जिससे एक बार फिर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बन पाए। जी अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे। तो बढ़ते आगे, लखनऊ सपा बसपा के खेमे में बीजेपी की सेंधमारी। यूपी चुनाव से पहले सपा बसपा को बड़ा झटका लगा है। सपा बसपा के अब कई एमएलसी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और सपा के रविशंकर सिंह पप्पू बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सीपी चंद अध्यक्ष प्रसाद सिंह बीजेपी में शामिल होंगे। बसपा के ब्रिजेश कुमार सिंह भगवा झंडा धारण करेंगे। बसपा के रामवीर उपाध्याय, अनिल सिंह शामिल होंगे। सपा के कुछ विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो कुछ विधायक सपा के और कुछ एमएलसीज सपा बसपा के शामिल होने जा रहे हैं बीजेपी में। यानी कि जोड़तोड़ की जो गणित है वो काफी तेज हो गई है और बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी की है। कई नेता बीजेपी में शामिल होंगे आज। और अश्विनी द्विवेदी लगातार लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अश्विनी, चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम पार्टियां जोड़-तोड़ के गणित की रणनीति को अपना रहे हैं और बीजेपी भी इसमें आगे दिखाई दे रही है। आज कई सपा और बसपा के नेता शामिल हो जाएंगे बीजेपी में, यानी सपा बसपा को बड़ा झटका लगेगा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की भी जो राजनीति है वो लगातार गरमा रही है।
जोड़ तोड़ की जो राजनीति वो जोरों पर है। इससे पहले देखा गया कि समाजवादी पार्टी ने बसपा के कई विधायकों को अपनी ओर तोड़ा, तो वहीं कुछ भाजपा के विधायक भी सपा में गए, सपा के विधायक भाजपा में आए। इससे पहले देखा गया कि भाजपा उत्तर प्रदेश जो भाजपा उसने ज्वाइनिंग कमेटी का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो उत्तर प्रदेश के भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे थे, उनको बनाया गया। उसमें तमाम अन्य सदस्य भी रखे गए जो बाकायदा पहले पूरी स्क्रीनिंग करते हैं कि आखिर जो शख्स आ रहा है पार्टी में उसका चरित्र कैसा है, वो पार्टी लाइन से मेल खाता है कि नहीं करता या फिर उससे अलग है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के पूरी बाकायदा जांच की गई। उसके बाद लमसम 10 MLCs ऐसे दोनों पार्टियों के, सपा और बसपा के, जो अब भाजपा में आने वाले हैं निश्चित तौर पर, जिसमें रामवीर उपाध्याय जो बसपा सरकार में बड़े गद्दावर नेता रहे थे, मंत्री रहे थे और अभी फिलहाल MLC हैं, वो आने वाले हैं। इसके अलावा बसपा के ही ब्रजेश सिंह हैं, बसपा से अनिल सिंह हैं, इसके अलावा सपा से रविशंकर सिंह पप्पू हैं, जी अश्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, आज सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी हिंसा की सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे खीरी हिंसा की निगरानी। जज की निगरानी के लिए जज के नाम पर आज फैसला होगा। रिटायर्ड जज से जांच कराने को सहमति यूपी सरकार। कोर्ट ने पूर्व जज के नेतृत्व में जांच कराने को कहा था, तो आज फिर से सुनवाई होगी लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में। और रिटायर्ड जज से जांच कराने पर सहमति बन गई थी जब पिछली सुनवाई हुई थी। तो आपको बता दें, जांच की निगरानी के लिए जज के नाम पर आज फैसला होगा। दरअसल रिटायर्ड जज से जांच कराने पर सहमति तो बनी थी, लेकिन कौन रिटायर्ड जज होंगे जो जांच करेंगे, उनके नाम का फैसला नहीं हुआ था। तो आज जब सुनवाई होगी तो इस बात का फैसला होगा कि जो रिटायर्ड जज है वो कौन होंगे जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे, निगरानी करेंगे। तो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज लखीमपुर खीरी हिंसा की निगरानी करेंगे और आज इसी पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई है। आपको बता दें, पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो उस दौरान रिटायर्ड जज की निगरानी के लिए सहमति बन गई थी और रिटायर्ड जज के नाम पर फैसला नहीं हो पाया था। तो आज जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो आज इस बात पर फैसला हो जाएगा कि कौन रिटायर्ड जज हैं जो इसकी निगरानी करेंगे। यूपी सरकार भी सहमत हो गई थी, तो कोर्ट ने पूर्व जज के नेतृत्व में जांच कराने की बात कही थी और आज सहमति के बाद नाम पर विचार होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश, आज जो सुनवाई होगी वो बेहद अहम है, क्योंकि आज नाम तय हो जाएगा कि कौन रिटायर्ड जज है जो इस पूरे मामले की जांच पर निगरानी रखेंगे। में अब तक जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख तेवर दिखाए हैं, जिस तरीके से सरकार को फटकार लगाई है और तो और जांच पर भी सवाल खड़े किए हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि पूर्व जज की निगरानी में जो है ये जांच आगे बढ़नी चाहिए। इतना ही नहीं, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सुनिश्चित किया था कि कोई एक ऐसा जो यूपी काडर का IPS हो लेकिन यूपी में तैनात ना हो, तो उसको भी इस जांच के साथ जोड़ा जाना चाहिए। तो सीधे तौर पर समझा जाना चाहिए कि आखिर लखीमपुर हिंसा को लेकर के कितना सख्त है सुप्रीम कोर्ट। तो आज ये तय होगा कि वो पूर्व जज कौन होंगे जिनके नेतृत्व में पूरी जांच होगी। इसमें एक पैनल बनाया गया था जिसमें कई लोगों के नाम सामने आए हैं। अब उसमें से कौन सा चेहरा हो सकता है, ये अपने आप में बेहद अहम होगा। तो इसको लेकर के जो है आज बड़ी सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद तय होगा कि आखिर जो है इस केस में जांच किस तरीके से किस दिशा में आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश इस तमाम जानकारी के लिए। चंदौली के सदर कोतवाली क्षेत्र में लीलापुर नेशनल हाईवे पर देर रात हादसा हो गया, जहां श्रद्धालुओं से भरी तेज रफ्तार कार ने ट्रक में टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। इनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने सभी घायलों को कार से बाहर निकाला और तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। एक्सीडेंट हुआ है, 6 लोग हमारे आए हैं, सबका मैं ट्रीटमेंट करके 3 लोग सीरियस हैं, उनको मैं BHU वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। कहाँ के निवासी बताए जा रहे हैं ये लोग? ये लोग रोहतास बिहार के।
हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ है, 6 लोग हमारे आए हैं, सबका मैं ट्रीटमेंट करके 3 लोग सीरियस है, उनको मैं BHU वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। कहाँ के निवासी बताए जा रहे हैं ये लोग रोहतास बिहार के। हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ है, 6 लोग हमारे आए हैं, सबका मैं ट्रीटमेंट करके 3 लोग सीरियस है, उनको मैं BHU वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। कहाँ के निवासी बताए हमीरपुर में NH 34 पर एक और हादसे ने मां बेटे की जान ले ली। ट्रक ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे युवक बुरी तरह से कुचल गया। बाइक सवार मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी ट्रक चालक लेकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने NH 34 पर शव रखकर जाम लगा दिया। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने किसी तरह से समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। की तरफ एक महिला अपने लड़के के साथ और नाती के साथ दवाई लेकर अपने गांव ललपुरा थाने की तरफ जा रही थी। तभी एक ट्रक जो सुमेरपुर की तरफ से आ रहा था उसके साथ उसकी भिड़ंत हुई, जिसमें महिला और उसके नाती की मृत्यु हो गई। ट्रक को मौके पे पकड़ लिया गया, जिसको थाने पहुंचाया गया। जाम को खुलवाया जा रहा है। और रैया में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार को रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। बाइक सवार को गोली लगी और वो घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने बाइक सवार को कब्जे में लेकर पूछताछ की तो आरोपी 25,000 का बदमाश नासिर और शोएब निकला। नासिर ने बेला थाना क्षेत्र में एक घर में लूट की घटना को अंजाम दिया था। आगरा में पुलिस और फायर सर्विस की गाड़ी भीषण हादसे का शिकार हो गई। कहा जा रहा है कि हादसा बाइक सवार को बचाने के चलते हुआ। हादसे के वक्त गाड़ी में चालक सहित कुल 3 पुलिसकर्मी मौजूद थे। घटना की सूचना मिलते ही थाना अचनेरा पुलिस सहित प्रभारी सीकरी मौके पर पहुंचे। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया। पूरा मामला अचनेरा क्षेत्र के नेशनल हाईवे 11 के सिंगारपुर खारी नदी के पुल के पास का है। बुलंदशहर में बाइक और ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की हालत नाजुक हो गई है। बुलंदशहर से अनूप शहर मार्ग पर गांव शिवाली के पास हादसा हुआ है। बुलंदशहर के जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव शिवाली के पास यह हादसा हुआ है। तो ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। युवक की हालत गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरोहा में आस्था और श्रद्धा के तट गंगा तिगरी मेले में अश्लील डांस किया गया। मंच पर फिल्मी गानों पर बार बालाएं जमकर ठुमके लगाती हुई नजर आई। कश्यप समाज की महासभा की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। शराब पीकर लोगों ने जमकर नोटों की बौछार की और यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब बढ़ते हैं आगे और वक्त है हमारी खास सीरीज रेस 22 की, जिसमें हम आपको दिखाते हैं नेता 22 की रेस के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहे हैं। दरअसल 2022 की चुनावी जंग तेज हो गई है। चुनावी समर में उतरने से पहले खुद का फिट होना बेहद जरूरी है, इसीलिए नेता खास जतन कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कौशाम्बी के मंजनपुर से बीजेपी विधायक लाल बहादुर की और आपको दिखाते हैं खुद को फिट और तरोताजा बनाए रखने के लिए विधायक लाल बहादुर क्या कर रहे हैं। जो हमारे विधायक हैं वो अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं, किन चीज़ों से वो अपनी शुरुआत करते हैं, उसके बाद वो अपनी जनता के बीच जाते हैं। मंझनपुर सदर विधायक लाल बहादुर जी के यहाँ हैं और हम वो एक्सरसाइज करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। एक्सरसाइज उनकी रूटीन में है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि विधायक जी 2022 विधानसभा चुनाव आ चुका है, अब क्या ये एक्सरसाइज बढ़ेगी कि और घटेगी? देखिए ऐसा है, विधायक बनने के पहले एक्सरसाइज हमारी जारी थी, लेकिन 2017 के बाद ये एक्सरसाइज प्लस क्षेत्र की एक्सरसाइज 4.5 सालों में बराबर हम क्षेत्र में इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि अब आगे बढ़ेगी तो है ही, लेकिन जो एक्सरसाइज हमने किया इतनी उसकी भरपाई जो है उसकी और कोई नहीं कर सकता। नहीं, इसके अब जाहिर सी बात है कि चुनाव सभी पार्टियों ने अपनी एक्सरसाइज विधानसभा में बढ़ा दी है। अब आपको कुछ और बढ़ के एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज तो आपको हम लोग सुबह से ही देख रहे हैं कि देखिए आपके फिजिकल एक्सरसाइज अब मैं विधानसभा में क्या है। देखिए जो लोग सोते रहे
अब वो एक्सरसाइज बढ़ाएं। हमने तो 4.5 साल लगातार क्षेत्र में ही रहकर एक्सरसाइज किए। अब वो सोते रहे, और जैसे मान लीजिए बहुत से परीक्षार्थी ऐसे होते हैं, जब परीक्षा आ जाती है तब रात दिन पढ़ाई शुरू कर देते हैं, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है। लगातार जब आदमी पढ़ाई करता है, किसी चीज़ की प्रैक्टिस करता है, तो उसका लाभ मिलता है। जनता के बीच लगातार 4.5 साल हमने वर्क किया, एक्सरसाइज किया, तो इसलिए हमें अब ओवर एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। हम बराबर उसी तरह एक्सरसाइज करते रहेंगे। जनता हमसे प्रभावित है हमारे कामों से।